नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार अपने राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज इस वक्त अभी 45 मिनट बचे हैं नामांकन खत्म होने में। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। तो अभी 4:15 बज रहा है, शायद 5 बजे तक नामांकन का समय है। इन 70 सीटों पे तस्वीर साफ होगी, उसको लेकर हम आपके सामने फिर आएंगे। लेकिन आज जो एक बात साफ हो चुकी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है राजधानी रायपुर से लगी हुई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट, जहां से वो मौजूदा कांग्रेस विधायक हैं। पाटन दुर्ग जिले में आती है, रायपुर से लगी हुई है। रायपुर जिला और दुर्ग जिला, इसके बीच में कुल एक नदी है और उसका एक पुल है। पुल को जैसे ही पार करें तो हम रायपुर शहर से पाटन कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं, जहां से भूपेश बघेल का चुनाव क्षेत्र शुरू होता है। वो दुर्ग जिले में है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र है वो पाटन। मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में मौजूदा सांसद विजय बघेल को वहां से उतारा है। विजय बघेल वहां से एक बार भूपेश बघेल को विधानसभा का चुनाव हरा भी चुके हैं। वो खुद भी विधायक रह चुके हैं। रमन सिंह की सरकार में वो संसदीय सचिव थे विजय बघेल। वो भूपेश बघेल के भतीजे भी लगते हैं, तो चाचा भतीजे का भी रिश्ता है। जाहिर तौर पर एक ही समाज के लोग हैं। दोनों परिवारों में संबंध, उठना बैठना, जान पहचान, एक जात बिरादरी के दोनों कुर्मी उम्मीदवार हैं, भूपेश बघेल और विजय बघेल। ऐसे में विजय बघेल का नाम भाजपा की पहली लिस्ट में सामने आया। उनको करीब 1 महीने की लीड मिल गई वहां से तैयारी करने के लिए। और भूपेश बघेल जाहिर है कि मुख्यमंत्री हैं पूरी 90 सीटों पर। हर जिले के नामांकन में, हर जगह आम सभा में वो चारों तरफ घूम रहे हैं लगातार। उन्होंने पाटन विधानसभा क्षेत्र को उतना समय अभी तक नहीं दिया है। आते जाते रुके होंगे, ज़्यादा समय उन्होंने नहीं दिया है वहाँ पर। एक आम सभा भिलाई में हुई थी प्रियंका गांधी की, उसमें पाटन से लोग गए थे। लेकिन विजय बघेल वहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सीटों की जिम्मेदारी नहीं है। इससे चुनाव दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि भाजपा के उम्मीदवार वहां पे लगातार एक ही सीट पर काम करने वाले हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल, उनके ऊपर पूरी 90 सीटों की जिम्मेदारी है। ऐसे पाटन में आज उसकी अचानक चर्चा करने की ज़रूरत इसलिए आ गई है कि जोगी कांग्रेस के अमित जोगी, उन्होंने भी आज दुर्ग कलेक्ट्रेट जाकर पाटन विधानसभा क्षेत्र से अपना नाम दाखिल कर दिया है। ये तीसरे महत्वपूर्ण उम्मीदवार वहाँ के होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, जोगी कांग्रेस, जिसमें कि पिछली विधानसभा में जो 2018 में चुनाव हुए, उसमें इनके 5 विधायक थे शायद। जोगी कांग्रेस के 5 विधायक थे। उसमें से 2 विधायक गुजर गए, उनके 2 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। श्रीमती रेणु जोगी अकेली विधायक रह गई उस पार्टी में, जो अभी फिर उम्मीदवार हैं। लेकिन रेणु जोगी, उनकी बहू जो कि अमित जोगी की पत्नी है, ऋचा जोगी, इनकी सीटों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात ये कर रहे हैं कि जोगी कांग्रेस से अमित जोगी पाटन से एक उम्मीदवार हो रहे हैं। उन्होंने नामांकन भर दिया है। ऐसा मुझको लगता है कि उनके नामांकन वापस लेने की कोई वजह नहीं है, कोई ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर ये 3 उम्मीदवार तो चर्चित रहेंगे ही। जो भी देश से, जहाँ से भी जो पत्रकार पहुँचेंगे, जो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी को देखने जाएंगे, उनके सामने ये भी रहेगा कि भूपेश बघेल, विजय बघेल के अलावा उनको अमित जोगी से भी बात करनी है। तो हाई प्रोफाइल सीट के वो हाई प्रोफाइल तीसरे उम्मीदवार हैं। वो कहाँ जाके टिकेंगे, कितने वोट पाने की संभावना है, इस पे बात करने के लिए मैं और शशांक आपके सामने मौजूद हैं। हम बात शुरू करते हैं इसी पर, पाटन पर, और ज़्यादा कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। शशांक, पाटन का क्या इतिहास रहा है, आपकी क्या जानकारी है? पाटन में करीब 2,30,000 मतदाता हैं। हाँ। ये CM जो भूपेश बघेल हैं, वो 6वीं बार मतलब
विधायक के रूप में विधायक चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। 5 बार 5 बार विधायक रहे, 5 बार विधायक रहे हैं। एक बार विजय बघेल से ही हारे हैं वो। बिल्कुल। हाँ। और विजय बघेल से पहले भी 2 बार टकरा चुके हैं, 1 बार हारे हैं। हाँ। और 1 बार जीते हैं। हाँ। वैसे 1 बार एनसीपी के रूप में एनसीपी से लड़े थे विजय बघेल, उसमें भी हारे थे। हाँ। खैर उस समय 2nd पोजीशन थी उनकी। हाँ। खैर अब इस बार अमित जोगी के उतरने से थोड़ा सा माहौल अलग सा हो गया। नहीं, मैं थोड़ा सा विजय बघेल के बारे में और जानना चाहूँगा कि पाटन विधानसभा क्षेत्र या उसके आसपास विजय बघेल और स्थानीय संस्थाओं में भी, म्यूनिसिपल में, पंचायत में, किसी में रहे हैं वहाँ पर? देखिए क्या है, वो दोनों ने कांग्रेस से ही राजनीति शुरू की। भूपेश ने और विजय ने, दोनों चाचा भतीजे दोनों ने। हाँ। विजय बघेल ब्लॉक अध्यक्ष रहे, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, चरौदा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। अच्छा, जो इसी इलाके में, जो कि इसी इलाके से हैं, और विधायक तो रहे ही हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में उनको पाटन से 22,000 की बढ़त मिली थी। जिस लोकसभा चुनाव से सांसद बनकर वो अभी लोकसभा में है, बिल्कुल, उसमें पाटन विधानसभा से मुख्यमंत्री की सीट से उनको 22,000 की लीड मिली थी। बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो खैर इन सबको देखते हुए, इन सब के बीच में अब लोकसभा चुनाव, विधानसभा प्रत्याशी की हैसियत से उन्हें उतारा है पार्टी ने। हाँ। और एक तरह से घेरेबंदी की तगड़ा कोशिश की है भाजपा ने। हाँ। इन सब के बीच में आज अमित जोगी की एंट्री हुई है। हाँ। अमित जोगी की एंट्री बहुत सारे मामलों में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2008 में भूपेश बघेल चुनाव हारे थे। हाँ। उस समय कांग्रेस विधायक दल के उपनेता थे। हाँ। विपक्ष में। हाँ। और हराने में एक तरह से अजीत जोगी या जोगी परिवार का बड़ी भूमिका रही है। अजीत जोगी ने उस समय कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने के लिए एक अभियान चलाया था। और मुझको ध्यान पड़ रहा है, सतनामी समाज के गुरु को लेकर उनकी एक पार्टी बनवाकर उन्होंने वो 2013 की बात, वो 2013 का। हाँ। ये आप बतला रहे हैं, उससे पहले से। हाँ। उस समय भी कुछ विवाद हुआ था कि घासी गुरु जी की प्रतिमा को ये विवाद हुआ था, फोटो को लेकर विवाद हुआ था कि फोटो को पैर लगाया इस तरह का कुछ। तो उसको एक इश्यू बनाया गया था। अजीत जोगी खुद वहाँ सभा वभा कर चुके थे। काफ़ी न्यूसेंस क्रिएट हुआ था उस समय। खैर, और अजीत जोगी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, महेंद्र कर्मा उप नेता भूपेश बघेल, दोनों हारे थे चुनाव अपने क्षेत्र से। तो लेकिन ये वही चुनाव है क्या जिसमें रविंद्र भी हारे थे? या नहीं, रविंद्र 2013 में। वो 2013 में। जो मैं कह रहा हूँ, जो एक सतनामी गुरु को लेके जो अभियान चलाया था जोगी ने, वो 2013 का था। आप जो कह रहे हैं ये 2008 का है ये। अच्छा, बिल्कुल। तो अब अमित जोगी मैनेजमेंट के मामले में बूथ वर्किंग उनकी काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसा। और यहाँ मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि अभी कितने वोट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अभी कहना जल्दबाजी है। हाँ। लेकिन इससे पहले वो करीब आधे दर्जन सभाएं ले चुके हैं अभी पाटन में। नामांकन मुझको ध्यान है, हम लोग बीच में बात भी करते थे। बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात बतलाऊं, अमित जोगी से मैंने आज से कुछ हफ्ते पहले टेलीफोन पे बात की थी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, अनौपचारिक रूप से कहा था, इसलिए मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप पाटन में सभा ले रहे हैं तो क्या पाटन से आप चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे भी सलाह करना चाहता हूं, मुझको लड़ना चाहिए क्या? तो मैंने कहा मुझको उतनी जानकारी है नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इस बात को रूल आउट कर रहे हैं आप, कि रूल आउट नहीं कर सकते, आप लड़ेंगे वहाँ से, क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बात को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं उसको विचार से परे नहीं मान रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर विचार करूँगा मैं, अगर ऐसी नौबत आएगी तो। और आज उन्होंने विचार करके नामांकन भर दिया है। नामांकन दाखिले के आखिरी दिन उन्होंने नामांकन दाखिल किया। अब प्रश्न ये है कि अब वो क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। दूसरी, मैं इससे और भी अलग बताऊँ कि वो पहले कोटा मरवाही से विधायक रहे। उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो चुका है। तो अब उनके पास विकल्प ही नहीं था। आदिवासी आरक्षित सीट से लड़ना शायद उनके लिए अभी मुमकिन नहीं था। तो इसलिए वो एक सामान्य सीट कोई देखनी थी उनको।
दूसरी समान सीट भी खोज सकते थे। हाँ। लेकिन यहाँ चूंकि एक सीएम लेकिन ये एकदम आग में कूदने जैसा है। ये इतनी बड़ी सीट है, इतने बड़े दो दिग्गज वहाँ पे कैंडिडेट हैं जी, वहाँ पे अगर अमित जोगी जा रहे हैं इस तरह से, तो बड़ा हौसले का काम है। ये हौसले का काम है। इससे एक तरह से माहौल तो खींचने में वो कामयाब हो ही गए हैं। हाँ, एक प्रत्याशी के रूप में। और बड़े नेता लोग ऐसे ही बनते हैं, जीत हार की परवाह किए बिना। बड़े नेता के खिलाफ लड़ने से आप बड़े नेता बनते हैं, चाहे आप हार जाएं। जबकि परिवार के 2 सदस्य ऑलरेडी मैदान में हैं और इसके बावजूद उन्होंने जोखिम उठाया है। मैं तो उसको जोखिम उठाना ही चाहूँगा। हाँ। दोनों प्रत्याशियों, परिवार के दोनों सदस्यों को जिताने में अपनी ताकत झोंकने के बजाय। तो खैर, अब इस बार थोड़ा सा जाति समीकरण पे भी आ जाते हैं। हाँ, वो मैं जाति समीकरण आपसे पूछने ही वाला था। पाटन विधानसभा क्षेत्र जो है जी, उसमें 2 ये कुर्मी कैंडिडेट हो गए, भूपेश बघेल और विजय बघेल जी, दोनों कुर्मी समाज के हैं जी। अमित जोगी जो हैं, अभी उनकी जाति को लेकर एक विवाद चल रहा है जी। हम उसको कुछ भी मान लें, उनको वो आदिवासी साबित नहीं कर पा रहे हैं अपने को जी। लेकिन वो सवर्ण नहीं है, बिल्कुल, वो दलित आदिवासी इसी के बीच कहीं पे वो हैं, बिल्कुल। तो वहाँ जाति के समीकरण क्या हैं पाटन में? देखिए, करीब 2.25 लाख मतदाता हैं। हाँ। 2,30,000। हाँ। उसमें से करीब 45,000 मतदाता साहू समाज से हैं। अच्छा। और उनके बाद आते हैं कुर्मी समाज के। हाँ। जिनमें दोनों प्रत्याशी मुख्य दलों के, हाँ, विजय बघेल और भूपेश बघेल थे। हाँ। तीसरे हैं सतनामी समाज के वोटर हैं। हाँ। उसके बाद अच्छी खासी संख्या आदिवासियों की भी, करीब 15-17 हज़ार की वहाँ पर पाटन में। अच्छा। फिर यादव समाज की है। हाँ। तो कुल मिला के अलग अलग उसमें मिला के 2,30,000 के मतदाता हैं। लेकिन एक चीज़ बतलाओ आप मुझको, अगर आदिवासी इतने हैं वहाँ पे 15-20 हज़ार जितना आपने हाँ। कहा आदिवासी मतदाता हैं। हाँ। तो वहाँ से अरविंद नेताम की जो पार्टी है, हमर राज पार्टी, उसने भी कोई कैंडिडेट खड़ा किया है ना? JR रावटे चुनाव मैदान में है। हाँ। और उनका ध्यान भी उसी आदिवासी वोटरों को पर है। ऐसा? हाँ। ये उसी इलाके के रहने वाले हैं क्या? उस इलाके के नहीं हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। और दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ सक्रिय है। अच्छा। और जोहार छत्तीसगढ़, हाँ, ये दोनों साहू समाज से प्रत्याशी। जोहार छत्तीसगढ़ यानी मतलब जो अमित बघेल की पार्टी, जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना वाले अमित बघेल जिनको इंटरव्यू हमने किया था अभी, वो उनकी पार्टी। लेकिन वो किसी का विरोध वहाँ नहीं कर सकेंगे, कोई परदेसिया नहीं है, न भूपेश, न विजय बघेल, न अमित जोगी, न रावटे, कोई परदेसिया नहीं। लेकिन सदस्य उनके काफ़ी हैं वहाँ, अपने सदस्य बना के रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन वो विरोध किसका करेंगे वहाँ? क्योंकि राजनीतिक दल के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। तो सारे विधानसभा में उतरे हुए हैं उनके प्रत्याशी, ये ऐसा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और भी बता दूं कि त्रिकोणीय संघर्ष पहले भी होता रहा है यहाँ पाटन में। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि 2 बार, अब पुराना बैकग्राउंड में चले जाएं तो केजूराम वर्मा, हाँ, 2 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं पुराने पाटन से। खैर, और भूपेश बघेल खुद 93 में बने तो त्रिकोणीय संघर्ष में थे। अच्छा। फंसे थे उस समय। याद आ रहा है कि उनके खिलाफ जनता दल से दिलीप कौशिक मैदान में थे, भाजपा के अलावा। दिलीप कौशिक, ये पुरुषोत्तम कौशिक के बेटे? पुरुषोत्तम कौशिक 89 में वहाँ सांसद थे दुर्ग के। हाँ। बाद में ये चुनाव भी लड़े दिलीप कौशिक। अच्छा। पाटन से। तो एक दिलचस्प कोई किस्सा ये भी है कि सीएम के पिताजी नंद कुमार बघेल और दिलीप कौशिक के प्रचार के निकले थे, ऐसा बताते हैं कुछ। अच्छा जी। हाँ, हो सकता है। हाँ। क्योंकि नंद कुमार बघेल जी की राजनीति जो है भूपेश बघेल की राजनीति से अलग चलती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है, जो आपने अमित बघेल के इंटरव्यू में सुना होगा, वो ये मानते हैं कि वो अलग राजनीति नंद कुमार बघेल का दिखावा है। कुल मिला के वो अपने बेटे की ओबीसी राजनीति को मदद करने के लिए ये सब काम करते हैं, जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, कुछ और करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसा करके वे आदिवासी और दलितों का समर्थन अपने बेटे के लिए जुटाते हैं, ऐसा अमित बघेल का कहना था। मुझको नहीं मालूम है,
मेरा तो अंदाज ये है कि पिता पुत्र दोनों की राजनीति अलग अलग है, दोनों में पर्याप्त मतभेद हैं। दोनों में मतभेद इतने हैं, ये कहना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी राजनीति एक साथ है, इसलिए कहना जरूरी है कि भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल बौद्ध हो चुके हैं। वो हिंदू नहीं है भूपेश बघेल की तरह, वो भूपेश बघेल के हिंदू तौर तरीकों के विरोधी और आलोचक हैं। और अगर मैं ठीक याद है मुझको, तो अभी आशुतोष शर्मा या ऐसे कोई एक रिपोर्टर फ्रंट लाइन मैगजीन के लिए दिल्ली से आए थे। उन्होंने मुझसे भी बात की थी, मेरा भी एक कथन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन उसमें नंद कुमार बघेल से बात करके उन्होंने एक पैरा लिखा है जो बड़ा दिलचस्प है। नंद कुमार बघेल ने कहा है कि हिंदुत्व की राजनीति बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है, ये परमाणु बम की तरह है हिंदुत्व की राजनीति। अब आप ये सोचिए कि भूपेश बघेल हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर यहाँ चल रहे हैं। उनका हिंदुत्व हालांकि सांप्रदायिक नहीं है, किसी दूसरे के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदुत्व है। उनके पिता ये कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति परमाणु बम जैसी खतरनाक है। तो मुझको नहीं लगता कि वो उनकी राजनीति बेटे के साथ है, अलग है। तो आप ये कह रहे हैं कि नंद कुमार बघेल वहाँ पे भूपेश के खिलाफ भी प्रचार कर चुके हैं जी। वहाँ दिलीप कौशिक को समर्थन दिए थे। ऐसा? हाँ, वो वैचारिक रूप से कौशिक की पार्टी के साथ रहे होंगे इसलिए। अच्छा, बड़ी ईमानदारी की बात है ये। खैर, और पहले चुनाव जीत गए किसी तरह। हाँ। ज़्यादा वोटों से तो नहीं, ठीक ठाक वोट से जीत गए। हाँ। और उस समय बी फार्म को लेके भी, बी फार्म उनके नाम पे आया था, अनंत राम वर्मा के नाम से। अच्छा। और इनके नाम जुड़ गया, ये इस तरह का एक किस्सा भी है। हाँ। तो खैर मिल गया। ये युवक कांग्रेस अध्यक्ष थे। हाँ। युवाओं की अच्छी फौज थी। हाँ। तो ये अविभाजित दुर्ग जिला था, अविभाजित, वहाँ के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मुझको ध्यान है कि भूपेश बघेल मोटरसाइकिल में फटफटी लेकर दौरा करते थे पूरे अविभाजित दुर्ग जिले का युवक कांग्रेस के काम से। खैर, तो ये चुनाव जीते तो फिर कभी पीछे पलट के नहीं देखा। और मध्य प्रदेश दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे। हाँ। परिवहन जैसा डिपार्टमेंट में रहे। हाँ। और फिर उसके बाद ट्राइबल एक्सप्रेस चला, जो राज्य बना। तो राज्य बना 2000 में, जब छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुना जाना था, तो एक आदिवासी को मुख्यमंत्री यहाँ बनाया जाए। शायद महेंद्र कर्मा को बनाने के लिए भूपेश बघेल ये अभियान चला रहे थे कि कांग्रेस के विधायकों को लेकर घूम रहे थे वो। बिल्कुल, वो ये उसी समय की दोस्ती है। राजेश तिवारी, टी.एस. सिंहदेव। हाँ। और महेंद्र कर्मा, ये तीनों चारों मिलके इस तरह की मुहिम चलाए थे। हाँ। तो मुझको ध्यान है अजीत जोगी को इन्होंने बस में उस समय नहीं चढ़ने दिया था। बिल्कुल। और जोगी जी उस समय मेरे पास बैठते थे, आकर मुझसे फ़ोन करवाते थे भूपेश बघेल को कि उनको बस में चढ़वाया जाए, बस में चढ़ने दिया जाए। मैंने उनके प्रभाव में आकर भूपेश बघेल को फ़ोन पे कहा भी था। वो बड़ा लंबा किस्सा है। भूपेश बघेल ने मुझको अजीत जोगी से सावधान भी किया था। कहा था, भैया तो ते नहीं जाना थस, ते का बोला थस मोला, मैं ते मोर आस्तीन में सांप लग घुसावा था, देख ले बे एक दिन ये सांप मोला डसी। लेकिन वो बड़ा लंबा किस्सा है, उसको बाद में मैं कभी सुनाऊंगा। हाँ। तो अब खैर उसके बाद मैंने 3 साल जोगी सरकार में मंत्री रहे। जोगी जी के मंत्री बनने के साथ ही कड़वाहट शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही। हाँ। पहले तो राज्य मंत्री बना दिए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, तो वो नाराज थे। तो फिर अपने साथ संबंध किए थे। फिर बाद में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। बड़ी मुश्किल से कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था। हाँ। और ध्यान आता है कि जब एक साइड टी.एस. सिंहदेव की जन्मदिन पार्टी हुई थी। हाँ। 25 विधायक जुट गए थे। हाँ। तो उससे भी जोगी जी हड़बड़ा गए थे। हाँ। तो कुल मिला के एक तरह से जोगी परिवार के साथ अमित जोगी सरकार के 3 साल में भूपेश बघेल एक किस्म से विपक्ष में ही रहे। मैं आपको दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। रायपुर का जो डीके हॉस्पिटल था, यहीं पे डीकेएस भवन में मंत्रालय चलता था। और इस मंत्रालय में मुख्यमंत्री अजीत जोगी के सचिव थे, जो पूरा सचिवालय चलाते थे और एक तरह से राज्य चलाते थे जोगी जी के तरफ से। वो थे सुनील कुमार, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी बने, यहाँ के रिटायर हुए। वो सुनील कुमार चलाते थे पूरा। सुनील कुमार के कमरे के बगल में ही भूपेश बघेल का कमरा था, जो कि राज्य मंत्री थे उस समय। और उनका भूपेश बघेल का
मुख्यमंत्री अजीत जोगी से एक मतभेद चल रहा था दुर्ग के एसपी को लेकर। आरसी पटेल से। आरसी पटेल दुर्ग के एसपी थे, जो कि उस वक्त के गृह मंत्री नंद कुमार पटेल के साढ़ू थे। और भूपेश बघेल हटवाना चाहते थे दुर्ग के एसपी को, और दुर्ग के एसपी को नंद कुमार पटेल हटाने नहीं दे रहे थे। तो भूपेश बघेल ने कहा कि जब तक ये दुर्ग में पटेल एसपी रही तब तक मैं कैबिनेट में नहीं जाऊं, तो उन्होंने कैबिनेट में जाना बंद कर दिया। दूसरा दिलचस्प किस्सा ये है कि सुनील कुमार, जो कि जोगी जी के सचिव थे, जिनको कि कैबिनेट की हर मीटिंग में रहना चाहिए था, उन्होंने एक घटना के बाद उन्होंने कैबिनेट में जाना बंद कर दिया था। वो घटना मेरे सामने की है। C.K. खेतान, ये रायपुर के कलेक्टर थे उस समय, और सत्यनारायण शर्मा विधायक थे, मंत्री भी थे। तो सत्यनारायण शर्मा कलेक्टर के चेंबर में गए, खेतान के चेंबर में, वहाँ उनकी बहस हुई। उस बहस में सत्यनारायण शर्मा ने कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल की खेतान के खिलाफ कि उसको सुनील कुमार ने बहुत बुरा माना। और सुनील कुमार भी कलेक्टर रह चुके थे, उसी चेंबर में बैठे थे पहले जब कलेक्टर थे तब। जोगी भी कलेक्टर थे, वो भी उसी चेंबर में बैठे हुए थे। तो सुनील कुमार ने जोगी जी को कहा कि कलेक्टर का ऑफिस जो है वो किसी एक कमरा नहीं रहता है, वो एक संस्थान रहता है। अगर कोई मंत्री जाकर कलेक्टर के कुर्सी को गाली बक के आ रहा है तो मैं उस मंत्री के कैबिनेट मीटिंग में मैं नहीं आऊँगा तब तक जब तक कि जो विभाग मैं देख रहा हूँ, जिनकी फाइल मुझको कैबिनेट में पेश करना है, उसके लिए तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन उसके बिना मैं आपके सचिव के रूप में वहाँ पर नहीं आऊँगा। तो सुनील कुमार कैबिनेट का बहिष्कार कर रहे थे, भूपेश बघेल कैबिनेट का बहिष्कार कर रहे थे, अलग अलग वजहों से। मेरा मंत्रालय में रोज का जाना आना था, तो हम लोग तीनों सुनील कुमार के कमरे में बैठ के गप मारते रहते थे। कभी सुनील कुमार नहीं रहते थे तो भूपेश अपने कमरे में बैठ के डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर में ताश का खेल खेलते रहते थे, लेकिन जोगी जी के कैबिनेट में नहीं जाते थे। फिर आगे की एक दिलचस्प कहानी है, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं 2 लाइन में उसको आपको बतलाना चाहता हूँ कि आरएलएस यादव यहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होके रिटायर हुए थे। अजीत जोगी ने उनको अपना सलाहकार बना दिया था। वो भी पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते थे, हालांकि वो यादव राजनीति ज़्यादा करते थे। तो मेरे दोस्त थे बहुत करीबी, आरएलएस यादव और सुनील कुमार दोनों। इन दोनों ने मुझको कहा कि भूपेश बघेल आपका बड़ा सम्मान करते हैं, आप थोड़ा उनको समझाइए कि कैबिनेट में नहीं आने से बड़ी खराब इमेज बन रही है सरकार की और मुख्यमंत्री के ऊपर भी आंच आ रही है, आप थोड़ा समझाइए। तो एक दिन सुबह रायपुर से आरएलएस यादव निकले, मैं मोटरसाइकिल से गया और सुनील कुमार भिलाई में रहते थे, वो वहाँ से पहुँचे। हम तीनों भिलाई में भूपेश बघेल के घर पे इकट्ठा हुए। तो सुबह भूपेश बघेल हमको देख के बारी बारी से हम अलग अलग पहुँचे, तो वो हैरान हुए। मैं पहले पहुँचा तो मुझको कहा उन्होंने, ते कैसे आवत हस भैया, अतका सवेरे का हो गए? तो मैं बोला नहीं, मैं ऐसे नाश्ता करे पर आए हूँ, कोनो काम नहीं है करके। तब तक इन दोनों में से कोई एक आ गए, आरएलएस यादव या सुनील कुमार। तो भूपेश बघेल का दिमाग ठनका कि कोई ना कोई बात है, कुछ बात है भैया, तुम मन ऐसे तो नहीं आओ दोनों जन अलग अलग, क्या बात है? तब तक तीसरे पहुंच गए, तो हम 3 लोग इकट्ठा हुए। फिर हम 3 ने घेरेबंदी की भूपेश बघेल की कि एक बार कैबिनेट मीटिंग में आ जाओ और उसके बाद में आरसी पटेल को हटा के तुम जिसको कहोगे उसको वहाँ का एसपी बना देंगे। उन्होंने कहा देख भैया, ये मोला बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं हो जाए कहीं ये कि मैं कैबिनेट में चले जाऊं अपन संकल्प ला छोड़ के और ओकर बाद तुम मन ट्रांसफ़र नहीं करो पटेल मोर छाती मूंग दली। तो ऐसे में हम तीनों ने वायदा किया भूपेश से कि जिस दिन कैबिनेट मीटिंग में आओगे उस दिन हट जाएंगे आरसी पटेल वहाँ से एसपी से। भूपेश बघेल कैबिनेट के मीटिंग में आए। कई कैबिनेट मीटिंग के बहिष्कार के बाद जोगी जी ने उसके बाद नंद कुमार पटेल को कहा कि आरसी पटेल को जहाँ का एसपी बनाना है, जहाँ ले जाना है ले जाओ, दुर्ग में नहीं रहना है, दुर्ग में मैं इतना तनातनी नहीं चाहता। तो उनको आरसी पटेल को वहाँ से हटाया गया, गृह मंत्री के साढ़ू को। उनकी जगह एक रमेश शर्मा को वहाँ पे भेजा गया, बहुत ही ईमानदार अफसर थे, उनको भेजा गया वहाँ एसपी बना के।
तो ऐसा और आगे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हम पाटन पे बात कर रहे हैं। चूंकि ये पाटन के विधायक थे, वहाँ से मंत्री थे भूपेश, इसलिए मुझको लालच आ गया थोड़ा सा किस्सा मैं आपको बता दूं। इसको अभी तक किसी ने लिखा नहीं है कहीं। तो ये एक भूपेश बघेल के तेवर थे। उसके बाद अजीत जोगी से मेरी बहुत बार बहस हुई कि जिस समय आदिवासी एक्सप्रेस में आपको कोई चढ़ने नहीं दे रहा था, उस वक्त भूपेश बघेल से कह के मैंने करवाया। नतीजा ये निकला कि आपने उनको अपमानित करने के लिए राज्य मंत्री बनाया है। तो बहुत बहस के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद में अजीत जोगी ने भूपेश बघेल को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया। और मुझको याद है भूपेश जब जा रहे थे राजभवन शपथ लेने के लिए, क्योंकि राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनने पे एक शपथ लेनी पड़ती है, बिना किसी समारोह के। उस समय दिनेश नंदन साहे गवर्नर थे। भूपेश मुझको लेके गए थे गाड़ी में साथ में, भैया तोला चले बर लगी, शपथ ले बर जाना है तो ज़बरदस्ती मुझको अपनी गाड़ी में वो राजभवन ले गए थे। मैं राजभवन के कार्यक्रमों में नहीं जाता हूँ, लेकिन उनके कहे हुए मैंने अपवाद स्वरूप में उनके साथ गया था, ऐसा किस्सा है। शशांक, हम पाटन के चुनाव पे लौटे। मैं फालतू बात बहुत सारा करता हूँ। इसमें यही है कि मोटे तौर पे अब अमित जोगी के एंट्री से थोड़ा मुकाबला त्रिकोणी जैसा दिख रहा है। हाँ, क्योंकि उनका चुनाव मैनेजमेंट बहुत बेहतर रहता है। हाँ, उनको पूरे प्रदेश भर के बूथ की जानकारी है। ऐसा? हाँ, और काफ़ी काम किए हुए हैं पहले से ही। हाँ, निश्चित रूप से पाटन के लिए तो किए ही होंगे। हाँ, पूरी तैयारी रही होगी। दूसरे ये है कि अब इनको कहीं से अब हेलीकॉप्टर वगैरह भी उपलब्ध हो रही है। हाँ, ऐसा मैंने सुना है। मुझको किसी और ने बात कही, मैं नहीं जानता ये सच है या नहीं है। किसी और ने मुझको ये भी कहा है कि अमित जोगी ऐसे पहले पार्टी हैं जो अपने कैंडिडेट को टिकट देने के साथ साथ कुछ पैसा भी दे रहे हैं। मैंने नहीं देखा है जी। ये एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जाने, चुनाव आयोग, पार्टियां जाने, मैंने सुना है ऐसा जी कि कैंडिडेट को पैसा भी दे रहे हैं। बहुत सारे चूँकि कैंडिडेट भी ठीक ठाक मिल गए हैं। हाँ, तो इस बार उनके हौसले थोड़ा बुलंद हैं। ये बतलाइए शशांक कि पाटन में सतनामी समाज के कितने लोग हैं? लगभग 25,000 के आसपास है। 20 से 25 आबादी है कि वोटर है? वोटर 25,000 करीब वोटर हैं वहाँ पर। बिल्कुल। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए आप। अजीत जोगी जब तक जिंदा रहे, मेरा ऐसा मानना है कि सतनामी समाज के किसी भी दूसरे जीवित नेता के मुकाबले अजीत जोगी सतनामी समाज के ज़्यादा बड़े नेता रहे। मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल। अजीत जोगी अपने पूरे जीवन में सतनामी समाज के सबसे बड़े नेता रहे। उनके रहते तक और कोई नेता यहाँ पर उतना बड़ा नेता सतनामी समाज का नहीं रहा। अब इस बात को समझिए, एक बहुत बड़ा विरोधाभास मैं आपको बतलाता हूँ। अजीत जोगी के विरोधी ये कहते थे कि वो आदिवासी नहीं है, वो सतनामी है, ये कहते थे। अजीत जोगी खुद कहते थे कि मैं आदिवासी हूँ। ये विवाद दशकों तक अलग अलग अदालतों में चला, टेक्निकल ग्राउंड पे रुका, कहीं आगे बढ़ा, कहीं कुछ हुआ। मैं उतना लंबा कानूनी विवाद यहाँ नहीं बतला सकता, लेकिन वो जिस सतनामी समाज के लिए कहते थे कि मैं इसका नहीं हूँ और मैं आदिवासी हूँ, वो सतनामी समाज उनको अपना मानता था। सतनामी समाज उनके कहे एक किस्म से कहीं कूद जाने को भी तैयार रहता था, ऐसा लोग कहते हैं। सतनामी समाज उनके कहे हुए किसी को हराने पे भी उतारू हो जाता था, ऐसा भी लोग कहते हैं। मुझको नहीं मालूम। इनके सीएम मुख्यमंत्री बनने के बाद मतलब इस हद तक सतनामी समाज के बीच स्वीकार्यता रही कि सतनामी समाज के बड़े वोटर जो वोट बैंक थे वो बसपा में छिटक गए थे। हाँ। वो वापस कांग्रेस की तरफ आ गए और बसपा का आधार जांजगीर चांपा जिले तक ही सीमित रहा। ठीक है, वो अब इस वोट बैंक को समय समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते थे। कभी कांग्रेस को जिताने के लिए, कभी कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस के भीतर अपने विरोधियों को हराने कभी किसी चुनिंदा विरोधी कांग्रेसी को हराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जोगी जी के नाम से डर बहुत रहता था। लोग ये जानते थे किसी को जिता सकें कि न जिता सकें, किसी को भी हरा जरूर सकते हैं। ये उनकी इमेज आखिरी तक बने रही। बिल्कुल।
कि वो किसी को हरा सकते हैं। जहां भी सतनामी वोटर पर्याप्त रहेंगे वो किसी को भी हरा सकते हैं, वहां पे ऐसा चलता था। तो आप जो बतला रहे हैं 25,000 करीब सतनामी वोटर हैं वहां पे, तो अमित जोगी का एक कैलकुलेशन ये भी होगा बिल्कुल कि इनका समर्थन मिल सकता है। बिल्कुल, ये सारा कैलकुलेशन देख के ही किए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि खैर लगी हुई सीट अहिवारा सुरक्षित है। हाँ। वहाँ से इनके मुख्यमंत्री के समर्थक हैं, मेयर हैं, अभी अहिवारा से चुनाव लड़ रहे हैं निर्मल कोसरे। अच्छा। नवागढ़ वहाँ से सतनामी समाज के रुद्र गुरु जो कि अभी तक एक अलग सीट से लड़ रहे थे, बिल्कुल, जहाँ से उनके हार जाने की रिपोर्ट आ रही थी सर्वे में जी। तो उनको मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप अपनी सीट बदल लो, नहीं तो हार जाओगे। तो कुल मिला के ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पूरे वोट उनको मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ठीक है, एक माहौल तो खींचने में अभी फिलहाल दिखने में कामयाब दिख रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ और समझना चाहता हूँ कि अमित जोगी जो है ईसाई समाज के हैं जी, पत्नी भी ईसाई है जी, क्या पाटन कॉन्स्टिट्यूंसी में ईसाई मतदाता भी हैं? होंगे, लेकिन कम है, उतने भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इस बात को नहीं भूलिएगा, आप ध्यान रखिएगा, रायपुर शहर से लगा हुआ है पाटन विधानसभा क्षेत्र। मुझको वहाँ के कई वीडियो याद हैं, मुझको वहाँ की दर्जनों तस्वीरें याद हैं। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद वहाँ ईसाई समुदाय के परिवारों में चल रही प्रार्थना पर हमले हुए थे। मामला पुलिस तक पहुँचा था, थाने तक पहुँचा था। मुझको बयान याद है वहाँ के लोगों के कि हमको नहीं बचाया गया था। क्यों ऐसा हुआ था विमल? पाटन में हाँ, उस समय हुआ था, हम जब गए थे तो बता रहे थे। हुआ था ना हमला ऐसा। ये मेरे कैमरा पर्सन है, ये भी ईसाई समाज से आते हैं, इसलिए मैं उनसे पूछ रहा था कि मेरी याददाश्त कहीं धोखा तो नहीं दे रही है। अभी साल भर के भीतर की बात है, वहाँ पर ईसाई प्रार्थना सभा पे हमले हुए थे पाटन में। तो चाहे वोटर कितने भी हों, चाहे 2-4 हज़ार हों, जितने भी हों, आखिर उनकी एक सिंपैथी अमित जोगी के लिए हो सकती है और उनकी एक नाराजगी भाजपा से तो ईसाई की नाराजगी होगी ऐसा लगता है जी। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते हुए उस सीट पे अगर प्रार्थना सभा को नहीं बचा सका कोई, पुलिस ने हिफाजत नहीं दी, तो शायद मुख्यमंत्री से भी नाराजगी होगी। इन दो हालत में अमित जोगी उन वोटरों की पहली पसंद हो सकते हैं? जरूरी नहीं है कि पहली पसंद हो सके। बहुत सारे चीज़ें ये है कि कार्यकर्ता किस तरह काम करते हैं, बूथ मैनेजमेंट, ये नाराज़गी वोटर तो ये बड़े इसके पक्ष में भी जा सकते हैं, विजय बघेल के, लेकिन ईसाई ना जाए, मैं तो केवल ईसाई वाले हिस्से को बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये किस तरह प्रचार करते हैं, प्रचार का तरीका किस तरह रहेगा। विजय बघेल जरूर लगे हुए हैं, लेकिन वो घोषणा पत्र बनाने के सिलसिले में काफ़ी व्यस्त भी हैं। अच्छा। हाँ, तो लेकिन सभाएं काफ़ी हो चुकी हैं। अभी प्रधानमंत्री का रोड शो उसी ज़िले में है, अच्छा, दुर्ग में। तो माहौल बनाने, कुल मिला के इनके आने से माहौल तो गर्मा गया है। लेकिन मैं एक दूसरी बात बतलाना चाहता हूं। मैं रायपुर से दुर्ग भिलाई जाते हुए अक्सर पाटन विधानसभा क्षेत्र से होकर जाता हूं। अमलेश्वर से होते हुए जब जाता हूं मैं तो देखता हूं कि जो सड़क छोटी सी सकरी सड़क थी 5 साल पहले तक, वो सड़क अभी 6 लेन हो गई है, हाईवे की तरह दिखती है। गांव से निकलने वाली सड़क खूब डेवलपमेंट हुआ है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने ज़मीन न खरीदी न बेची वहाँ पर, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पाटन की ज़मीन जो है पिछले 5 साल में शायद 5 गुना दाम की भी हो गई होगी। इतना विकास वहाँ पर हुआ है। वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट भूपेश बघेल लेके आए हैं। सड़कें अंधाधुंध चौड़ी हो गई हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का जैसा विकास होना चाहिए ऐसा विकास हुआ है। बिल्कुल। और कोई भी वोटर भूपेश बघेल के खिलाफ वोट देने के पहले 100 बार सोचेंगे कि 5 साल पहले हम कहाँ थे, रमन सिंह के 15वें साल में, और भूपेश के 5 साल में कहाँ से कहाँ आ गए हैं। ये विकास मुझको नहीं लगता कि लोग अनदेखा कर सकेंगे। क्या कहना है आप? बिल्कुल। हर्बल पार्क की भी स्थापना हुई है वहाँ पे, मतलब काफ़ी काम किए हैं। हाँ। ये इतना काम तो अकल्पनीय रहा, अकल्पनीय है। हाँ, तो अब इतना सब होने के बाद भी थोड़ा मुकाबला दिलचस्प हो गया है ऐसा।
अब मैं इस दिलचस्प मुकाबले में एक मैं बात और पूछना चाहता हूं, मुझको कम समझ है, मैं शशांक से पूछना समझना चाहता हूं। इसी दुर्ग जिले से ताम्रध्वज साहू भी उम्मीदवार हैं जी। दुर्ग ग्रामीण से, बहुत दूर नहीं होगी सीट, यहाँ से आसपास कहीं पे होगी। साहू समाज के एक बड़े नेता हैं, साहू समाज के आज सबसे बड़े सत्तारूढ़ नेता हैं ताम्रध्वज साहू। लोगों को याद होगा कि 5 बरस पहले जब मुख्यमंत्री चुना जाना था तो सबसे पहले ताम्रध्वज साहू का ही नाम सामने आया था। बिल्कुल। इनका नाम तय हो गया था, उनके घर पे ढोल फटाके मिठाई सब चल रहा था। उस बीच में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल ने मिलके एक भांजी मारी और ताम्रध्वज साहू के नाम को रुकवा दिया जाकर। ठीक है, ये जानकारी मेरी। बिल्कुल। नाम को रुकवा दिया और कहा मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी को, जो कि उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे 5 साल पहले, उनको कहा कि हम दोनों पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, लेकिन अगर ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो हम न प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, न विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे, न मंत्री बनेंगे, हम विधायक बने रहेंगे। कुछ ऐसी चर्चा सुनी थी आपने? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हुई थी बिल्कुल बात इस तरह की। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि विधायकों का समर्थन ये दोनों के आसपास था और महंत जी के पास था। विधायक इनके साथ बिल्कुल नहीं थे ताम्रध्वज जी के साथ। वो एक अलग बात। मैं भी दूसरी चीज पे आ रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन मैं एक दूसरी चीज पे आ रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। साहू समाज से किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने का मामला जो है वो एकदम पका हुआ था। थाली परोसी गई थी साहू समाज के सामने और वो थाली फिर खींच ली गई, रोटी निकाल दी गई ताम्रध्वज के थाली से। क्या 5 बरस पहले का साहू समाज जो है, जो ताम्रध्वज के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद कर रहा था, क्या आज दुर्ग जिले की अलग अलग सीटों पे, जिनमें पाटन भी शामिल है, क्या वहां पे साहू समाज 5 बरस पहले की किसी नाराजगी को भी ढो रहा होगा? उसकी संभावना इसलिए कम दिख रही है, मुझे एकदम से इसलिए नहीं लगती कि थोड़ी बहुत नाराजगी तो होगी सामाजिक स्तर पे। लेकिन क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि साहू समाज खेतीहर समाज है, किसान, खेती किसान से जुड़ा हुआ। किसान के रूप में कृषि कार्य के लिए इतना कुछ कर दिए हैं, तो वो तो वो आप टिकट भाजपा के मुकाबले कम मिली थी। लेकिन धान बोनस इतनी घोषणाएं हुई थी, गंगा जल को लेके हाथ में लेके कि अघा गए हैं, खा के अघा गए हैं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसका कोई फर्क पड़ा। ऐसा आपको लगता है कि जो फायदे मिले हैं, आर्थिक फायदे जो मिले हैं पूरी किसान आबादी को, उसमें साहू समाज का वो दर्द जाता रहा होगा कि उनका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया? ऐसा थोड़ा जाति का गुमान या वो तो अहंकार रहता ही है कि हमारे समाज का सीएम हो या वो होगा अपनी जगह में। लेकिन मुझको अभी ध्यान पड़ रहा है, आपने जो बात शुरू की थी कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, पाटन में साहू बड़ी संख्या में है, आपने एक संख्या गिनाई थी बड़ी सी। कितने साहू वोटर हैं? लगभग 45,000। 45,000 साहू वोटर हैं। यानी हो सकता है उनमें से कुछ के मन में रंज बाकी हो। बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है क्या कि ताम्रध्वज साहू को चूंकि उस समय मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला था, तो उन्होंने समाज के भीतर भी अपना दुखड़ा रोया हो, वो अभी काम आए? ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता है, किया भी हो। लेकिन देखिए क्या हो रहा है कि पहले भी इस तरह के भाजपा प्रयोग कर चुकी है। मोतीलाल साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष उनको लड़ा चुकी है। लड़ा चुकी है और बुरी तरह हारी, सबसे ज्यादा मार्जिन। मेरे ख्याल से विधानसभा के बाद लोकसभा भी एक बार उनको लड़वाया था। लोकसभा कांग्रेस से लड़े थे। खैर वो कांग्रेस में रहते हुए लड़े थे, लेकिन इनके खिलाफ लड़े थे और करीब 28,000 मतों से हारे। वो भूपेश बघेल की सबसे बड़ी जीत थी। अच्छा। और साहू अगर उस तरह होता, पोलराइजेशन मतलब उनके पक्ष में होता, तो उनको काफी वो जीत के आसपास ही आना था ये था, लेकिन दूर दूर तक नहीं टिके। और सीएम उनके बारे में पाटन में ये प्रचारित है कि प्रदेश अध्यक्ष है, देर सवेर सीएम बन सकते हैं। ये बात वो ज्यादा उस समय भी थी। तो वो कारण ज्यादा। भिलाई में भूपेश बघेल जी का जो घर है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, किसी और में आता है? दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी। वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो अहिवारा में आता है। जी। तो और यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है अभी आपको पाटन में? ये एक त्रिकोणीय किस्म का है, इसका तीसरा कोण कितना भी छोटा बड़ा जैसा भी हो, लेकिन त्रिकोणीय हो गया है। अब हो गया है।
अमित जोगी आखिरी तक लोगों को आकर्षित करते रहेंगे। चर्चा में तो आ गए हैं, चर्चा में आ गए हैं बिल्कुल। और आपको लगता है कि ये विड्रा अब नहीं करेंगे 2 दिन बाद? संभावना बहुत कम है, ऐसा संभावना बहुत कम है। यानी विड्रा करेंगे एप्लीकेशन तो उनकी साख पे चोट आएगी, ऐसा बिल्कुल। ये बात जो है हम बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहते, मैं किस्से कहानी में उलझ जाता हूँ। मुझको लगता है कि एक लंबी ज़िंदगी जीने के बाद में यादें जो हैं वो घूम घूम कर आती हैं और मुंह खुलवाती हैं। इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। हम इसको छोटा सा 10 मिनट का एक वीडियो रखना चाहते थे पाटन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर। आज हम इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। और कोई महत्वपूर्ण बात रह गई इस बारे में बात करने को? नहीं रह गई, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे हम नज़र रखेंगे। बहुत दिलचस्प मामला है। मैं इसको एक बहुत दिलचस्प कॉन्स्टिट्यूंसी इसलिए मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से आने वाले जो अखबार वाले, जो टीवी चैनल वाले मुझसे मिलते हैं, पूछते हैं हमको कहाँ जाना चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ से जोर से एक पत्थर फेंकोगे तो भूपेश बघेल के कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाएगा। आप वहीं चले जाओ, वहाँ से घूमना चालू करो। वहाँ से गांव होते हुए निकल के आप नांदगांव रमन सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी पहुँच जाओगे। तो मैं लोगों को रास्ता सुझाता हूँ सबको कि जाओ, देखो सड़क इतनी चौड़ी हो गई है कि आपको लगेगा कि ये नेशनल हाईवे है कि ये पाटन के भीतर की सड़क है। इतना काम हुआ है वहाँ पे। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। फिलहाल अमित जोगी वोट कितने भी पाएं, उन्होंने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। मुझको नहीं लगता कि पाटन जाने वाले कोई भी जर्नलिस्ट अमित जोगी से मिले बिना संतुष्ट होंगे। वो ज़रूर सुनना चाहेंगे कि अमित जोगी का क्या कहना है। हम आपके बीच में फिर आएंगे अगली सीटों को लेकर, किसी और पहलू को लेकर। फ़िलहाल आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, नीचे लाइक कीजिए और टिप्पणी लिखिए आपको अच्छा बुरा जो लगता है इन कैंडिडेट के बारे में या हम दो के बारे में। खासकर मेरे बारे में बुरा लगता हो तो आप लिखिए, शशांक के बारे में जो अच्छा लगता है वो आप लिखिए। हम फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। As Mahatma Gandhi once said, be the change you want to see in the world, and I believe the change begins right here. देश के कई हिस्सों में चुनाव होने वाले हैं और इसलिए आप सभी को अपने बीच अवेयरनेस भी बढ़ा देनी चाहिए कि वोटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, वोटिंग से क्या क्या बदल सकता है। इनफैक्ट वोटिंग से वो हर बड़े बदलाव आ सकते हैं जो आपने कभी सोचे होंगे और जो आपको बहुत ही एक डिस्टेंट ड्रीम लगता हो। वोटिंग से वो सारी चीज़ें आपके पास आ सकती हैं जो आपने कभी सोचा हो कि आपके हक में हो। और इसीलिए आप सभी को बढ़ चढ़ के जिस समय पोलिंग होगी उस दिन ग्रुप्स में ये डिस्कस करके उस दिन पहला आपको ये काम सेट कर लेना है कि पहले आपको दिन में वोट करना है और उसके बाद ही आपको बाकी सारे काम करने हैं। बढ़ चढ़ के वोट करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर आए और देश के इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में बदलने में अपना पूरा किरदार निभाएं। इनफैक्ट ये एक ऐसा हक है जिस पे आपको जीएसटी भी नहीं देना पड़ेगा।